नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। हिंदी पेडागोगी की क्लास हमने शुरू की थी, जिसमें एक क्लास कल हो चुकी है। भाषा, अधिगम और अर्जन हमने कल सीखा था। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो ध्यान से बने रहिएगा पूरे वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक। ये आपके सीटेट के पेपर 1 और 2 दोनों के लिए बराबर ही इम्पोर्टेंट है। जितने लोग भी भाई कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं उसके लिए, और जो लोग नहीं करते हैं वो इस वीडियो में कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। पहला है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। भाषा शिक्षण कराते समय भाषा तथा उसकी पाठ्य पुस्तक के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। देखिए, अगर आप क्लासरूम में एक भाषा शिक्षक के रूप में गए हैं, आप भाषा शिक्षण करवा रहे हैं, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि सभी बच्चे विषय वस्तु से जुड़े रहें, कोई बोरियत महसूस ना करें। पता चला आप पढ़ा रहे हैं और कोई ध्यान से पढ़ ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहानी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कहानी प्रविधि से पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को रुचि आए, विषय वस्तु से जुड़कर वो समझ पाएँ चीज़ों को। तो आप उनको उससे बांधे रखने के लिए, विषय वस्तु से बांधे रखने के लिए क्या कर सकते हैं, रुचि उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी तरीके से। वो बोरियत महसूस ना करें और ऐसा ना हो कि वो परेशान हो रहे हों, आप पढ़ाते ही जा रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। आगे दिया है शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि आवश्यकताओं के हिसाब से करना चाहिए। तो ये था अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। मतलब आपको किसी भी तरीके से शिक्षण कार्य कराते समय ये ध्यान रखना होगा कि बच्चों को रुचि उत्पन्न करके पढ़ाएं, वो ध्यान से पढ़ पाएँ, इंटरेस्ट लें जो भी पढ़ाया जा रहा हो उसमें। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि करके सीखने में छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है। देखिए, भाषा शिक्षण जब भी कराया जा रहा हो तो उस समय छात्रों को मतलब निरंतर क्रियाशील बनाए रखना आवश्यक है। अगर वो सुस्त हो जाएंगे, निष्क्रिय बैठे रहेंगे, तो वो बेकार है आपके लिए। आप जो भी पढ़ाएंगे उनकी कुछ समझ में नहीं आएगा, और उनको मतलब क्रियाशील बनाए रखना, उनको एक्टिव रखना है। वो किसी न किसी तरीके से करके सीखते रहें। आपको उनको करके सीखने पे बल देना है, मतलब वो खुद से करके सीखें। जब वो खुद से करेंगे तो वो निष्क्रिय नहीं बैठेंगे, वो सृजनात्मक भी बनेंगे इस तरीके से। तो खुद से करके सीखने के लिए आपको प्रेरित करना है उनको। शिक्षण शास्त्रियों फ्रॉबेल, डीवी मॉन्टेसरी ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। इसमें प्रश्न पूछना, मौखिक लिखित कार्य करना शामिल है। तो इसमें आप उनको मौखिक पूछ सकते हैं उनसे, या फिर उनको कोई लिखित कार्य दे सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे वे क्रियाशील रहेंगे, सुस्त नहीं रहेंगे। क्योंकि जब उनको पता होगा कि आगे कुछ पूछा जा सकता है, तो पूरी विषय वस्तु को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे इसी से अभी आगे कुछ पूछा जा सकता है, तो वो ध्यान से पढ़ेंगे और विषय वस्तु से जुड़े रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, उनको क्रियाशील बनाए रखना है। यही है दूसरा सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं। साथियों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो अपनी तरफ से एक लाइक भी दे दें। अगला है अभ्यास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है, और जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता है उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास कराते रहना चाहिए। जैसे नए नए शब्दों को बार बार बोलने के लिए कहना। बालक छोटे छोटे होते हैं प्राथमिक में, तो उनको आपको क्या करना है, बार बार दोहराने की मतलब आदत डलवानी होगी। कोई भी चीज़ पढ़वा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में पढ़वाते हैं, पहाड़े पढ़वाते हैं, या फिर छोटा बड़ा भी पढ़वा रहे हो, वर्णमाला पढ़वा रहे हो, तो उस टाइम पे उनको बार बार दोहराने के लिए बोलना है। क्योंकि अभी छोटे बच्चे होते हैं, वो बार बार भूल जाएंगे। जब उसी चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी तो वो उनके दिमाग में छप जाएगा। तो हर चीज़ को बार बार रिवीजन करवाना है, बार बार उसको बुलवाना है। कोई भी चीज़ पढ़ाई गई है तो बार बार क्लास के अलग अलग बच्चों को खड़ा करके पढ़ने के लिए कह दीजिए, तो बार बार उसका रिवीजन करवाएंगे। तो इससे अभ्यास का सिद्धांत यही है कि मतलब बार बार किसी चीज़ को जब पढ़ते रहेंगे तो वो एकदम दिमाग में छप जाएगी। तो अभ्यास का सिद्धांत यही कहता है। अगला है समन्वय का सिद्धांत। ये क्या है, बच्चे उन विषयों क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। अतः शिक्षक को पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ना चाहिए। इससे छात्र जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। आपको मतलब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें बुक की लैंग्वेज नहीं बतानी है, बुक की भाषा में नहीं समझाना है। उन्हें जो भी चीज़ें बताएं उसके एग्जाम्पल दें, उनके व्यवहारिक जीवन से संबंधित हों, उनके जीवन से संबंधित हों। जैसे कि आप उनको जैसे द्रव की अवस्थाएं पढ़ा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस।
जैसे जल हमारे वातावरण में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो उन्हें ऐसे समझाएं कि ठोस जो है वो आपके यहाँ बर्फ़ जो होती है वही उसकी ठोस अवस्था है, और जो पानी होता है वही उसकी द्रव अवस्था है, और गैस जब हम उसको गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, तो जो भाप जैसी उड़ती हुई दिखाई देगी वो उसकी गैस अवस्था हो जाएगी। तो जल के ये 3 अवस्थाएँ हैं, उनको इस तरीके से बता सकते हैं, या फिर कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं जो उनके मतलब डेली की लाइफ से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरीके से उनको उनकी ज़िंदगी से, आसपास की चीज़ों से जोड़ के बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यही है समन्वय का सिद्धांत। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या है, प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहिए। देखिए, आपकी कक्षा में जितने भी छात्र हैं, कोई कुछ मतलब पढ़ने में अच्छा होता है, कोई एवरेज होता है, कोई मंदबुद्धि भी होता है, तो आपको सभी को साथ में लेकर चलना है। ये नहीं है कि आप इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि जो तेज़ बच्चा है सिर्फ उसी को समझ में आ रहा है और जो थोड़ा कमज़ोर है उसे समझ नहीं आ रहा है। तो आपको सभी की मानसिक स्तर को ध्यान में रख के पढ़ाना होगा। आपको सभी को बराबर लेवल में लेके चलना होगा कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझ आ जाए और जो तेज़ है उसे भी समझ में आ जाए। तो प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखकर शिक्षण कराना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान रखकर निवारण करना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत कुछ परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है वो संकोच के मारे कुछ पूछ ना पाता हो, कोई उसका प्रश्न हो, तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि उनके अंदर मतलब क्या क्या उनको समस्या है, क्या परेशानी है, तो उसका निवारण भी करना है, उसको हल भी करना है। यही था व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। उससे पहले आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नीचे जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी सही नहीं लगा है तो नीचे जाके लिखिए, या फिर कुछ अच्छा लगा है तो वो भी लिखिए। मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा और अपनी तरफ से हार्ट भी दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत देख लेते हैं, क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों, भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो ये चारों कौशल होते हैं, इनमें निपुण करना है। तो ये 4 कौशल जो हैं वो क्रम से कैसे होते हैं, सबसे पहले श्रवण आएगा, फिर उसके बाद वाचन आएगा, फिर उसके बाद पठन आएगा, फिर लेखन। यही है क्रम का सिद्धांत। इन चारों को क्रम से आपको सिखाना है। तो श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण, बच्चे शिक्षक का अनुकरण जैसे उच्चारण, बोलने की गति, लेखन आदि करके सीखते हैं। आपको याद रखना है कि बच्चे आपकी नकल उतारते हैं तो आप भाषा के एकदम सही प्रयोग को वहाँ करें। अगर आपने उच्चारण में कोई गलती कर दी, किसी शब्द को आपने गलत बोला, तो बच्चे भी उसको उसी तरीके से उतार लेंगे, उसका अनुकरण कर लेंगे, उसी तरीके से सीख लेंगे। फिर उसके बाद में वो उनको हमेशा के लिए आत्मसात हो जाएगा और उन्हें गलत ही याद रहेगा। तो आप शिक्षक होने के नाते ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण सही हो, लिखने में आपसे कोई त्रुटि ना हो, और आप बोल रहे हो तब भी आप बिल्कुल सही भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चे आपकी नकल उतारते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपका अनुकरण करते हैं, आपसे ही सीखते हैं। तो भाषा शिक्षक के रूप में आपको ये याद रखना होगा कि आप हर एक चीज़ को सही तरीके से वहाँ पे दिखाएं, मतलब बोलें सही, उच्चारण सही करें, लिखें भी सही, और हर एक चीज़ सही से करें, क्योंकि बच्चे आपका अनुकरण करते हैं। अगला सिद्धांत है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है सरल से कठिन की ओर। इसमें क्या करते हैं, आप बच्चों को पहले सरल चीज़ें सिखाते हैं और फिर उसके बाद में कठिन चीज़ों की ओर ले जाते हैं। पहले ही कठिन बता देंगे तो उन्हें आगे भी समझ में नहीं आएगा, वो सोचेंगे सब कुछ कठिन ही है। जैसे आप गणित की बात करें तो उसमें पहले आप जोड़ सिखाते हैं, फिर उसके बाद घटाना सिखाते हैं, फिर गुणा सिखाते हैं और सबसे लास्ट में भाग सिखाते हैं, क्योंकि भाग कठिन है तो सरल से कठिन की ओर गए। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म और मूर्त से अमूर्त एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने जो भी मूर्त चीज़ें होती हैं, मूर्त मतलब जो उसके सामने दिख रही हैं, तो वही उनको याद रखता है। अगर उनके सामने से वो हटा लीजिए तो उसे याद नहीं रहती हैं। तो मूर्त चीज़ें होती हैं, उनसे फिर उसके बाद में अमूर्त की ओर चलते हैं। जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है फिर बाद में वो अमूर्त चीज़ों को भी याद रखने लग जाता है। तो पहले हमें उसे मूर्त चीज़ें हैं जो सामने रखी हैं, जो वो देख पा रहा है, वो उसके बारे में बताना है। फिर उसी की मदद से धीरे धीरे हमें अमूर्त वस्तुओं के बारे में उसे सिखाना होगा। अगला है आगमन से निगमन की ओर।
तो इसमें क्या होता है, हमें पहले उदाहरण देकर समझाना है, किसी भी चीज़ का उदाहरण देना है, फिर उसके बाद में हमें बताना है उस नियम के बारे में। सबसे पहले हम उदाहरण बता देंगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा, फिर बाद में नियम बताएंगे। तो आगमन से निगमन में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण में क्या होता है, इसमें आप किसी घटना या किसी तथ्य को पूरा बताते हैं, फिर उसके बाद में उसके छोटे छोटे खंडों टुकड़ों में करके बताते हैं। जैसे आपको उत्तर प्रदेश समझाना है तो आपने उत्तर प्रदेश को पहले बताया, पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में, फिर उसके बाद उसके ज़िलों के बारे में बताया, तो ये छोटे छोटे टुकड़े करके बताया। तो इस तरीके से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें क्या होता है, पहले जो चीज़ें ज्ञात हैं उनके बारे में बताते हैं, फिर अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। मूर्त अमूर्त मैंने आपको पहले ही बता दिया था। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप कोई भी जैसे प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उससे निष्कर्ष निकलवाने के लिए कहते हैं। तो यही है विशिष्ट से सामान्य की ओर। पूर्ण से अंश की बात करें तो इसमें किसी भी चीज़ के पूर्ण मतलब पहले पूरा बता देंगे, फिर उसके छोटे छोटे अंश बताएंगे। जैसे किसी पेड़ की पूरी संरचना बता दी, फिर उसके बाद में बताया कि ये तना है, ये पत्तियाँ हैं, ये जड़ है, तो छोटा छोटा बताया। आपको ये बिल्कुल एक जैसे कुछ लगे होंगे तो वही है, नाम बदल देते हैं। जैसे स्थूल सूक्ष्म मूर्त अमूर्त एक ही है, ज्ञात अज्ञात भी थोड़ा मिलता जुलता है, आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण ये सब मिलते जुलते ही हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, ये सूत्र जो हैं लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब सरल हैं, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं छोटे बच्चे को ध्यान रखकर। अगला और आज का लास्ट सिद्धांत है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। चाइल्ड सेंटर्ड की बात की जाती है। इसमें क्या होता है, बालक की क्षमता, रुचि, स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाया जाता है। ऐसा ना हो कि आप मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ही हाई फाई पढ़ा रहे हैं, यानी कि बहुत ही उच्च लेवल का पढ़ा रहे हैं जो कि उनकी समझ में भी ना आए, काफ़ी हाई लेवल है। तो बच्चों के लेवल का भी ध्यान में रखना होता है और ये भी याद रखना होता है कि उनकी क्षमता क्या है। वो भी जितना सीख सकते हैं उन्हें उतना ही बताना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बता दिया और वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनकी रुचि का भी ध्यान रखना होता है कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वैसे ही उनको सिखाना पड़ता है। यही बाल केंद्रित होता है। आजकल की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा ही है, उसमें बच्चे को बीच में रखते हैं और शिक्षक जो होता है उसके इर्द गिर्द घूमता है। बालक को बीच में रखकर शिक्षक आसपास से उसको एक फैसिलिटेटर की तरह ट्रीट करता है। साथियों, मुझे उम्मीद है आपका वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो नीचे लाइक करके ज़रूर जाइएगा और नीचे कमेंट करके कुछ लिख दीजिए, जो जैसा भी लगा आपको ये वीडियो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सीटेट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।